नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जितने भी मेरे प्रिय अभ्यर्थी हैं जो रीट पात्रता परीक्षा देने वाले हैं उन सबको पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, रीट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए ये मनोविज्ञान की अति महत्वपूर्ण आपकी क्लास रहने वाली है। इसमें हम मनोविज्ञान के लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरे जो प्रश्न है उन सबको मैं व्याख्या सहित आपको करवाऊंगा पूरी क्लास के अंदर। एकदम ध्यान से पूरी अंत तक क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि व्याख्या सहित प्रश्न करवाऊंगा। तो ऐसा मान के चलो, हम क्वेश्चन तो केवल 20 ही करेंगे या फिर 15 क्वेश्चन ही कर लेंगे। क्वेश्चन तो 15 ही करेंगे, लेकिन 15 के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तैयार होंगे, क्योंकि व्याख्या सहित एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखना है। अति महत्वपूर्ण आपकी क्लास है, अति महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है और ये पूरी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा दोस्तों, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी कैंडिडेट तैयार हो जाइए। इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूं और क्लास को एकदम धैर्यपूर्वक आराम से पढ़ना है आपको लास्ट तक, ठीक है। और आपको जवाब देना है और आप अपना है ना लास्ट में मुझे स्कोर जरूर बताएंगे। सभी कैंडिडेट अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा, आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो आप सबका कमेंट बॉक्स में स्कोर आना चाहिए मित्रों, ठीक है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। चलिए फटाफट से टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को कर देते हैं शुरू। पहला ही आपका प्रश्न है। प्रश्न कहता है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आप खुद देखेंगे कि हाँ वास्तव में सर क्या क्वेश्चन है ना। आरपीएससी के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे। आपके लिए विकल्प ए लिखा है मार्गरेट मीड, फिर फ्राइड लिखा गया है, फिर होलिगवर्थ लिखा गया है, स्टेनले होल लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और मैं आपको केवल वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके आरपीएससी पूछता है, ठीक है। जो सेकंड ग्रेड में पहले आए हुए हैं या फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुके हैं, इनमें से ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो आए हुए भी हैं, ठीक है। हाँ, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्लास को लेना आपको। तो बताइए, सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे वो कौन मनोवैज्ञानिक थे। पहला विकल्प है आपके मार्गरेट मिड, फिर फ्राइड, फिर होलिगवर्थ, फिर स्टेनले होल लिखा गया। कौन सा विकल्प आपके यहाँ पर राइट होने वाला है। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ए में आपके क्या लिखा गया है, ए में सर जी लिखा गया है मार्गरेट मार्गरेट मिड लिखा गया। बिल्कुल यही वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे। और अनुदैर्ध्य अध्ययन करने वाले ये आपके प्रथम जो है ना, प्रथम आपके मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, बताना साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं ये, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको ना एक मिनट अगले क्वेश्चन में लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अगला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट आ गया है भाई, ठीक है। और क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे आपको सारा कुछ दिख जाए यहां पर, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था। अरे एक तो अंतर्दृष्टि और एक आपके सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया। कोलर ने दिया था, गुथरी ने दिया था, कर्ट लेविन ने दिया था, फिर ए बांडुरा ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मात्र 15 लिए हैं तो इंपॉर्टेंट तो होंगे ही, बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। हाँ, तो आप बताइए मेरे को कि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो फटाफट जवाब देंगे, अंतर्दृष्टि और सूझ। तो पहला कोलर लिखा गया है, फिर गुथरी, फिर कर्ट लेविन, फिर ए बांडुरा। इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन। तो ये आपके किसने दिया था, ये आपके कोहलर ने दिया था दोस्तों। ये किसने दिया था, आपके कोहलर ने दिया था। तो विकल्प नंबर ए आपका यहां पर क्या हो गया, सही हो गया। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है ना, हाँ, कोहलर क्या कहता है, कोहलर कहता है कि कोई भी समस्या है, समस्या का क्या करना होता है, समाधान करना होता है। तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए कोहलर ने यह बताया कि अब जो भी एकाएक, देखो एकाएक, एकाएक यानी अचानक, अचानक जो भी हमारे मस्तिष्क में कोई भी ख्याल आता है, जो हमारे मस्तिष्क में जाता है, और तीव्र गति से होने वाला जो परिवर्तन होता है, जो तीव्र गति से परिवर्तन होता है भाई, हाथों हाथ जैसे मान लीजिए अब आग है, आग को जैसे आप आग के पास जाएंगे आपको गर्म लगेगा, और आग यदि आपको आग को छू लेते हैं तो आपको अचानक से दूर हाथ हटाते हैं। तो तीव्र गति से आपका जो दिमाग है वो आपको मैसेज भेजता है, तो मैसेज भेजता है, तो इसको क्या कहते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, ये समग्र दृष्टि के अंतर्गत आता है। इन्होंने ये बताया कि ये जो पूरा का पूरा ये समग्र दृष्टि के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ, तो ये इन्होंने सिद्धांत दिया था, इसी को बोलते हैं अंतर्दृष्टि और सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत। यानी अंतर्दृष्टि और सूझ द्वारा क्या होता है, ये अधिगम होता है एक प्रकार से। तो विकल्प नंबर ए आपका यहां पर राइट हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट आ गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन आपका कहता है वाइत्सो देखो वाइत्सको की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक में महत्वपूर्ण मानते हैं? जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? कौन से कारक को महत्वपूर्ण माना है? शारीरिक को माना है, सामाजिक को माना है, नैतिक को माना है, या फिर आनुवंशिक को माना है? कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट होने वाला है? फटाफट आप सबका जवाब आना चाहिए। तो इन्होंने सामाजिक को माना है दोस्तों। जो सामाजिक है ना, सामाजिक को इन्होंने क्या माना है आपके, इन्होंने मतलब महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इनके अनुसार क्या है पता है आपको? देखो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को महत्वपूर्ण नहीं मानता है ये। कौन है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की 1978 में इन्होंने ये बताया था, अपना एक सिद्धांत दिया था, उसी के बारे में चर्चा चल रही है यहाँ पर। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ये, है ना। इस सिद्धांत को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये संज्ञानात्मक, जो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सिद्धांत बोला था इन्होंने, विकास का सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत इन्होंने बताया था दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त समीपस्थ समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है उसके बारे में भी इन्होंने ही बताया था आपके। किसने बताया था? वाइगोत्स्की की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो इनके अनुसार क्या है? संज्ञानात्मक विकास सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, ठीक है। जो सामाजिक परिस्थिति है उसी में संपन्न हो जाता है। ये जो आपके संज्ञानात्मक जो विकास बताया ना, ये इसी में सामाजिक में क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। और मैं बताना चाहूंगा वास्तविक विकास के स्तर का अर्थ, मतलब बालक है ना, देखो जिनमें बालक बिना किसी मदद के कार्य कर सकता है, कोई संभाव्य विकास के स्तर पर अर्थ निजी बालक किसी कार्य के लिए दूसरे व्यक्तियों की सहायता करने के लिए संभव हो जाता है। तो ये सारा इसी के अंतर्गत आता है। तो यही आपके वाइगोत्स्की द्वारा सीखने का महत्वपूर्ण कारक सामाजिक को बताया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट आया है। क्वेश्चन कहता है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो ये क्या कहलाता है? बताओ ये क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहा जाता है, समस्या समाधान अधिगम कहा जाता है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। जब पूर्व का अधिगम यानी पहले ही सीखने की जो तकनीक है नई स्थितियों को सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालती, ये क्या कहलाता है? इसको क्या कहा था इन्होंने? तो ये सीखने का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। इसको क्या कहा था इन्होंने? सीखने का ये शून्य स्थानांतरण है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बिल्कुल शून्य स्थानांतरण सही भी बताया है, क्योंकि सीखने की ये पहली सीढ़ी जो मानी जाती है यहाँ से। भाई जब पूर्व का अधिगम है, पहले सीखने का जो सीखने की जो विधि है या तकनीक है नई स्थितियों को सीखने पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालता, ये क्या कहलाता है? तो इसको शून्य स्थानांतरण बोलते हैं अधिगम का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है स्किनर द्वारा प्रतिपादित, देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। हाँ अब दिख रहा होगा आपको, देखो पढ़ो क्वेश्चन को। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, पर्यतन एवं भूल अधिगम है, शास्त्रीय अनुबंधन है, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम है? कौन सा विकल्प आपके यहाँ पे राइट होने वाला है? तो दोस्तों जो स्किनर है ना, जो हाँ बिल्कुल मनोवैज्ञानिक ही है एक प्रकार से। इन्होंने स्किनर ने एक प्रतिपादित अधिगम का एक सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोलते हैं, या क्रिया प्रसूत सिद्धांत आप इसको कह सकते हो। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा था पता है क्या आपको? इन्होंने एक प्रकार से देखो जो स्किनर है उन्होंने, मैं 1938 की आपको बात बता दूं, 1938 में स्किनर ने क्या किया था? ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आपको पूछ ले कि भाई क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया था, तो ये 1938 में स्किनर द्वारा दिया गया था। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और साथ में ही इसके और भी साथ में चाहने वाले थे। देखो एक ये स्किनर के साथ साथ एक नाम और आता है, पावलोव। क्या नाम आता है? पावलोव, नाम सुना है क्या आपने? पावलोव, पावलोव बोल सकते हो, पोवलोव बोल सकते हो। ये एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया था, मतलब ये इस विचार से संबंधित हैं, इस विचार से ये संबंधित हो गए थे, ठीक है ना। तो पावलोव तो क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं कि वातावरण, वातावरण सबसे अहम भूमिका होती है भाई, ठीक है ना। वातावरण को अहम भूमिका मानते हैं। और ये जो स्किनर हैं, स्किनर ने क्या किया था? स्किनर ने बताया था कि वातावरण ही नहीं है, पुनर्बलन की भूमिका पर बल देता है। ये पुनर्बलन के बारे में बताता है,
ठीक है ना। किसके बारे में बताता है? पुनर्बलन। पुनर्बलन के बारे में इसने बताया था। किसने? मैं बात स्किनर की कर रहा हूं। और पावलोव ने किस पर जोर दिया था ज्यादा? वातावरण की भूमिका को सबसे ज्यादा आगे रखा था कि वातावरण की भूमिका सबसे ज्यादा होती है भाई। चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा मेरे ख्याल से, अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है आपका कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, ये कथन दिया। बताओ ये कथन किसका दिया हुआ है भाई? सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया, तो अब ये व्यवहार की विधियों को स्वीकार करता है, तो ये कथन किसका है? जे बी वॉटसन का है, मैकडूगल का है, मन का, या वुडवर्थ का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसको आप जितने स्टार लगाओ उतने ही कम है भाई, बताना चाहूंगा। तो वॉटसन, मैकडूगल, मन या फिर वुडवर्थ, किसका नाम आता है? नाम आता है वुडवर्थ का दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो गया? डी यहां पर राइट हो जाएगा, डी विकल्प। और एक चीज और सुनो, देखो ऐसा वुडवर्थ के अनुसार है ना, वुडवर्थ ने क्या बताया? वुडवर्थ ने बताया कि सर्वप्रथम आत्मा छोड़ी थी मनोविज्ञान ने। देखो पहले तो छोड़ी आत्मा, पहली चीज। दूसरा छोड़ा इसने मन। क्या छोड़ दिया? मन का त्याग कर दिया, मन को त्यागा। ठीक है। और फिर 3 नंबर इसने क्या खोई? चेतना खोई। क्या खोई? चेतना खोई। अब वर्तमान में इसको क्या माना जाता है पता है? वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए है ये। किसको अपना अपना रखा है इसने? व्यवहार को अपना रखा है। मैं बात कर रहा हूं मनोविज्ञान की, और किसके अनुसार? ये वुडवर्थ के अनुसार है, वुडवर्थ ने ऐसा बताया था भाई। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों, प्रश्न आपका ये कहता है कि जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? भाई एक ही प्रकार का विकास अध्ययन किया जा रहा है ना, और बहुत अधिक समय तक अध्ययन किया जा रहा है, तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्वे अध्ययन कहा जाता है, अनुदैर्ध्य अध्ययन कहा जाता है, जीवन वृत्तांत अध्ययन कहा जाता है, या अनुप्रस्थ काट अध्ययन कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, फटाफट जवाब आना चाहिए सबका। सर्वे अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन, जीवन वृत्तांत अध्ययन, या अनुप्रस्थ काट अध्ययन? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब विकास अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये लगातार चलता है आपका, और इस अध्ययन को अनुदैर्ध्य अध्ययन कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, अनुदैर्ध्य अध्ययन इसको बोला जाता है। ठीक है, ठीक है सर जी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न आपका ये भी फिर इंपॉर्टेंट आया है, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया। बताओ किसने दिया था ये? एक तो आपके अंतर्मुखता और एक बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया था, किसने दिया? सेल्डन ने दिया था, क्रेमचर ने दिया था, स्प्रेंगर ने दिया था, या फिर युंग ने दिया था? युंग बोल सकते हो, जुंग भी बोल सकते हो, इसका नाम जुंग भी है, कई किताबों में जुंग भी लिखा हुआ आता है। मैंने तो जुंग भी पढ़ा है कई किताबों में। ठीक है ना, युंग, युंग जुंग जैसे याद रहे वैसे रख लो आप। ठीक है, तो यही आपका राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा आपके। जुंग भी बोल सकते हो आप। और जुंग के अनुसार एक चीज बताना चाहूंगा मैं, सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व को इसने 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, 2 भागों में इसने बांटा था। अब वो 2 भाग कौन से हैं वो समझ लीजिए। पहला तो आया था आपके कौन सा? अंतर्मुखी। कौन सा भाग आया था? अंतर्मुखी आया था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बताया। दूसरा इन्होंने क्या बताया था? दूसरा बताया था आपके बहिर्मुखी, जैसा कि आपने लिखा हुआ देखा यहाँ पे, बहिर्मुखी ये बताया था। ये 2 प्रकार के इन्होंने क्या बताए थे? व्यक्तित्व बताए थे। अब इसमें तो क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें अंतर्मुखी में क्या होता है? अंतर्मुखी में भाई एकांकी, एकांत प्रिय, असामाजिक प्रकृति बताई इन्होंने। व्यक्तियों की जो प्रकृति है वो एकांकी बताई, एक तो एकांकी बताई, एक असामाजिक बताई, असामाजिक बताई। जबकि बहिर्मुखी में इन्होंने क्या बताया? यहां पे बता देता हूं, नीचे देखो दिख रहा है ना सबको। बहिर्मुखी में इन्होंने क्या बताया? बहिर्मुखी में इन्होंने ये कहा कि इस प्रकार के व्यक्तित्व में मिलनसार, ये व्यक्तित्व ऐसा होता है मिलनसार और मित्रता को बढ़ाने वाला होता है। ये मित्रता को बढ़ाने वाला ऐसा है। सामाजिक में ही आ गया ना एक प्रकार से ये, है ना। सामाजिक होता है, मिलनसार होता है, मित्रता बढ़ाने वाला है, इस प्रकार का व्यक्तित्व है ये। ठीक है ना, तो 2 प्रकार के व्यक्तित्व है बताए थे। एक तीसरे प्रकार का आता है उभयमुखी। तीसरे प्रकार का क्या होता है? उभयमुखी होता है। तो इसमें तो दोनों ही प्रकार आ जाते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं आपके? दोनों ही प्रकार इसके अंतर्गत आ जाते हैं भी दोस्तों। ठीक है, ठीक है सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट आया है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में यदि देखा जाए तो कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है? बताओ। विकास
पूर्वानुमेय होता है, या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है, या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है? क्या है बताओ, फटाफट बताओ, कोई गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। हाँ, तो विकास क्या होता है आपके, विकास रेखीय होता है, विकास जो है वो रेखीय होता है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये ग्राफ बना देता हूं मैं, ऐसा ग्राफ भी बनाया था। देखो जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होगा वैसे वैसे विकास होगा उसमें, इस प्रकार से ये ग्राफ चलता है आपका। यानी ये ग्राफ क्या आता है, रेखिक आता है, रेखिक आता है, इस प्रकार से सीधी रेखा बनती है यहाँ पर, तो रेखिक ग्राफ प्राप्त होता है। ये विकास रेखीय होता है भाई, रेखा पर आधारित है। एक मैं चीज अलग से और बता दूं आपको कि भाई कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, तो अनुवांशिक प्रभाव है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। एक जैविक प्रभाव मैंने आपको बताया नहीं, अनुवांशिक प्रभाव है, मैंने ये तो ग्राफ बना के बताया, ध्यान रखना, ठीक है। वो ध्यान में रख लेना, मैं क्या बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहे होंगे सभी। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक किसको बोलते हैं, अनुवांशिक प्रभाव को बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविम बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु का आयाम का घटक नहीं है? उससे पहले इस क्वेश्चन को देखो, पूरा अंजाम देता हूं मैं आपको। मैंने आपको देखो, मैंने क्या बताया, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो विकास रेखीय होता है, ये आपकी गलत है, विकास रेखीय नहीं होता है, गलत है ये, वैसे कथन देखा जाए तो विकास क्या नहीं होता है, रेखीय नहीं होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे विकास के बारे में तो काफी आपने पढ़ा भी होगा, विकास के काफी ऐसे सिद्धांत हैं। एक तो पहला तो आता है आपके समान प्रतिमान का, समान प्रतिमान का, ये पहला आपका सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत आपके कौन सा आता है, सामान्य। देखो एक तो नाम आ गया आपके सामान्य, ठीक है, सामान्य। और सामान्य से किसकी ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है ये, सामान्य से, हाँ, विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत आप बोल सकते हो, विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत बोल सकते हो आप इसको। फिर आपके सतत विकास का सिद्धांत आ जाता है 3 नंबर पे, क्या आ जाता है, सतत विकास, सतत विकास का सिद्धांत आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में परस्पर, देखो एक और आता है 4 नंबर पे, मैं बता देता हूं, परस्पर संबंध का सिद्धांत आता है, परस्पर संबंध, ये भी सिद्धांत इसी में आता है। तो सिद्धांत के कई ऐसे प्रकार है, भिन्नता का सिद्धांत आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। अब मैं विस्तार से तो देखो सीधा आपको जब टॉपिक करवाऊंगा ना तब और बता दूंगा, बाकी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले गए हैं सबसे पहले। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गिलफ्रेड के त्रिविम बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु के आयाम का घटक नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है, प्रतीकात्मक नहीं है यानी सिंबॉलिक नहीं है, व्यवहारिक बिहेवियर नहीं है, या फिर प्रणाली नहीं है, या फिर शाब्दिक नहीं है। तो इसमें आपके सिस्टम नहीं है, सिस्टम वाला है ना, ये नहीं है आपके, ठीक है। ये पूछा है कौन सा गिलफर्ड के त्रिविम बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु का आयाम का घटक नहीं है, तो ये आपके प्रणाली नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया, यहाँ पे आपका सी राइट हो गया, सी में आपके प्रणाली लिखा गया है, प्रणाली लिखा गया है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिस्टम, क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, याद रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, बुद्धि संरचना मॉडल सिद्धांत है, एक एक त्रिआयाम सिद्धांत, ये नहीं बोला है, बुद्धि संरचना मॉडल सिद्धांत, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा है तो अब थोड़ा समझ लो इसको एक बार। बुद्धि संरचना, बुद्धि संरचना मॉडल, मॉडल सिद्धांत, बुद्धि संरचना मॉडल सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूं, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो बुद्धि संरचना, इसमें देखो क्या है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, ये किया था, पूरा नाम आपके मैं शॉर्ट में बता देता हूं, जेपी, जेपी गिलफर्ड, क्या नाम आता है, जेपी गिलफर्ड का नाम आता है यहाँ पर इसमें। और इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक योग्यता बुद्धि से ही क्या होती है, तत्वों, कई तत्वों से निर्मित होती है, जिसमें तत्व आते हैं, एक तो देखो संक्रिया, बुद्धि के लिए पहले तो संक्रिया, नंबर 2 पे आ जाता है आपके विषय वस्तु, कौन सा आ जाता है, विषय वस्तु। और 3 नंबर पे आ जाता है आपके उत्पाद, क्या आ जाता है, उत्पाद आ जाता है। तो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये तीनों के तीनों जो है ना, हाँ, ये आपके बिल्कुल इनके द्वारा जो, मतलब गिलफर्ड द्वारा जो आयाम त्रिआयाम सिद्धांत दिया गया था, उसी सिद्धांत में मानसिक योग्यता यानी जिसको बुद्धि आप बोलते हैं, वो 3 तत्वों से निर्मित होती है। ये वो 3 तत्व है जिनसे, हाँ, बुद्धि जो है वो 3 तत्वों से निर्मित होती है, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ठीक है। इनको आप ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने है ना बुद्धि का वर्गीकरण करने के लिए 150 कोष्ठ बताए थे, 150 कोष्ठ मान लो, 150 कोष्ठ मान लो, या प्रकार मान लो, गिलफर्ड ने बताए थे। और इनको कुछ इस प्रकार से बताया था, 6 × 5 × 5, मतलब 150 इन्होंने क्या बताए थे, गुण बताए थे। बुद्धि में 150 कोष्ठ होते हैं, ऐसे कोष्ठ बताए थे इन्होंने, बुद्धि में कितने कोष्ठ होते हैं, 150 कोष्ठ होते हैं, और ऐसे बताए 6 × 5 × 5, 6 पंजे 30 पंजे 150।
तो ये 150 इन्होंने बताए थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला प्रश्न देखो, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में आया हुआ है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी है जो रक्षात्मक युक्ति नहीं है? क्षतिपूर्ति नहीं है, साचर्य नहीं है, या फिर तादाद में नहीं है, या फिर औचित्य संस्थापन नहीं है। कौन सा विकल्प इसमें राइट होगा आपका? तो इसमें आपका राइट विकल्प हो जाएगा साचर्य। कौन सा हो जाएगा? साचर्य जो है वो नहीं है आपके। तो बी को आप यहाँ पर ताला लगा सकते हैं दोस्तों। रक्षात्मक युक्ति कौन सी नहीं है? तो वो आपके साचर्य नहीं है, बाकी सारी रक्षात्मक युक्तियों में आ जाता है, लेकिन आपको पूछा था युक्ति है नहीं कौन सी, तो वह साचर्य नहीं है। ठीक है, अब एक चीज ये और देखो, अब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितने स्टार कम लगाओ उतनी कम है। पूछा है कि डिसलेक्सिया संबंधित है, ये जो डिसलेक्सिया ये संबंधित है, ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया संबंधित है, पठन विकार से है, गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, या व्यवहारगत विकार से? बताओ किससे संबंधित है? तो ये आपके है पठन, यानी पढ़ने का जो विकार है उससे संबंधित है। तो विकल्प नंबर ए तो आपका यहाँ पर हो गया राइट। और पहली बात एक चीज सुनना, 5 प्रकार की अधिगम समस्याएं होती है। जो असक्षम बालक होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो अक्षम बालक, अक्षम जो बालक होते हैं आपके, अक्षम बालकों में कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, बिल्कुल 5 प्रकार की सीखने की समस्या, सीखने की समस्याएं होती है, समस्याएं होती है। ठीक है, नाम समझ गए होंगे आप। ठीक है, जिसमें देखो, एक तो डिसलेक्सिया, जैसे डायलेसिया भी इसको आप बोल सकते हो, पठन योग्यता का होना, जैसे छः को झ पढ़ना। क्षय है, जैसे क्षय है ना, तो क्षय होता है, उसको छः पढ़ते हैं वो बच्चे। स्कूल को स्कूल पढ़ते हैं, है ना। स्टेशन को स्टेशन पढ़ते हैं, है ना। ये होता है उसमें पठन विकार में। देखो, जैसे स्टेशन नाम है, स्टेशन नाम है, तो वो बच्चे क्या पढ़ते हैं? स्टेशन, स्टेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे नाम आया स्टडी, हम स्टडी पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ेंगे स्टडी, स्टडी, वो स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। एक एसेपिया होता है, भाषा घाट या सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होना, है ना। तो इसमें 5 वो प्रकार है, वो मैं बता देता हूँ, पहले वो सुन लीजिए। एक तो आपके यही हो गया, कौन सा? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया 1 नंबर पे आ गया। 2 नंबर पे मैंने क्या बताया? डिसलेक्सिया यही है, बस इसमें नाम है ना, ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, क्षय को छः पढ़ते हैं, स्कूल को स्कूल पढ़ते हैं, इस प्रकार से पढ़ते हैं। एक आपके असेफिया आ गया, असेफिया, असेफिया जो होता है ना, वो जैसे भाषा सुनने में कठिनाई, भाषा सुनने में कठिनाई होती है इसमें। अब साथ में देख लो, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, काम की चीजें हैं सारी की सारी। 3 नंबर की मैं यदि बात करूं तो इसको बोलते हैं हाई, यार ये 1 मिनट रुकना, देखो, हाइपर, हाइपर लेक्सिया बोल सकते हो आप, हाइपर सीधा ऐसे याद रख लेना, लेक्सिया, हाइपरलेक्सिया। इसका मतलब क्या है? हाइपरलेक्सिया का मतलब क्या है? यहाँ देखो, आगे बता देता हूँ मैं आपको। हाइपरलेक्सिया, तो इसमें क्या होता है, जैसे शब्द है, कोई शब्द हो गया, वाक्य हो गए, है ना, वाक्यों को कम समझना, कम समझना, ये आपके तीसरा हो गया। चौथा, इसमें 4 नंबर की बात करूं तो मैं, तो वो आ जाता है डिस। एक तो डिस नाम तो आ गया, डिस, हाँ बिल्कुल, कैलक्यूलिया, कैलक्यूलिया बोलते हैं, डिस कैलक्यूलिया, यही नाम आता है आपके। जिसमें गणितीय गणनाएं जो होती है ना, वो शुद्धता से नहीं होती है। इसमें गणितीय जो गणनाएं होती है, वो गणितीय गणनाओं में शुद्धता नहीं होती है। ठीक है, डिसग्राफिया समझ लो, डिसग्राफिया ये 5 नंबर में आ जाता है आपके। ठीक है ना, 5 नंबर यही है आपके। ठीक है, इसमें त्रुटि करता है, कोई वाक्य लिख रहा है तो त्रुटि कर रहा है, त्रुटिपूर्ण वाक्य। ठीक है, वाक्य लिख देता है, या फिर ऋषि को ऋषि पढ़ता है, गृह कार्य को गृह कार्य लिखना, मतलब लिखने में त्रुटि आती है। अब जैसे गृह कार्य है, उसको क्या लिखेगा? गृह कार्य लिखेगा। ठीक है ना, तो ये त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां हैं, इस प्रकार की त्रुटियां बच्चा करता है, उस बोलते हैं डिस्ग्राफिया, उसे क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो आशा और उम्मीद है क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लास। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी 14-15 क्वेश्चन करवाए हैं सारे इंपॉर्टेंट थे, और साथ में मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है मित्रों। ठीक है, धन्यवाद भाई।